हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बायो के चौथे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने लक्ष्य एनटीपीसी 2020 के नाम से एक 600 प्लस क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बायो के तीसरे पार्ट को सॉल्व करा था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक की बात करा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बायो के चौथे पार्ट की बात करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन 31 से लेकर के 40 तक को देखेंगे। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन 1 से लेकर के 30 तक मैंने आपको पीछे के वीडियो में सॉल्व करा दिया है और वो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा है आपसे, बहुत ही आसान सा सवाल कि बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आप लोग भी फील करते होंगे कि जब आपका धूप बहुत तेज़ रहता है, मिट्टी सूखी हुई रहती है और अचानक से बारिश आ जाती है, तो बारिश खत्म होने के बाद आपको एक सौंधी सी खुशबू आती है। आप उस खुशबू को किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान में रखेंगे, उसको हम लोग पेट्रीच्योर कहते हैं। मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि सर पेट्रीच्योर कहा जाता है। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे ही ध्यान में रखेंगे, इसके लिए कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है या इसमें कोई इक्वेशन नहीं है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, बस एक कॉमन सा बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक और आपका इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन में है टेम्पस वर्नम। कभी कभी आपका ये भी आपके क्वेश्चन में आ जाता है, तो ध्यान में ये रखेंगे मेरे मित्र टेम्पस वर्नम के बारे में, टेम्पस वर्नम के बारे में कि सर ये जो टेम्पस वर्नम है एक्चुअली में ये लैटिन वर्ड है। ये क्या है? लैटिन वर्ड है। और इस लैटिन वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? तो इस लैटिन वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग होता है सर स्प्रिंग टाइम। क्या होता है? स्प्रिंग टाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बसंत ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत ऋतु कहते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बसंत ऋतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आपके उस क्वेश्चन के ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका टेम्पस वर्नम जरूर रहता है। तो जहाँ कहीं भी टेम्पस वर्नम आपको लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि बसंत ऋतु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बसंत ऋतु की बात हो रही है। बाकी के जो दो ऑप्शन है ब्रोची और इर्दा, इसका कोई लेना देना ही नहीं है क्वेश्चन से। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, आपसे क्या पूछा है? बहुत ही आसान सा सवाल कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग फट से कहेंगे कि सर उसको तो हम लोग वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी में वर्गीकरण विज्ञान को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि इससे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं और लिख रहे हैं, तो पहला चीज़ लिखेंगे कि वर्गीकरण को, किसके वर्गीकरण? तो सर जीवों के वर्गीकरण। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार कौन से वैज्ञानिक ने प्रदान किया? जीवों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया? तो आप नाम लेंगे सर किसका? जॉन रे का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? जॉन रे का। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? जॉन रे कहेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का श्रेय किसको जाता है? तो कैरोलस लीनियस को जाता है। किसको जाता है सर? कैरोलस लीनियस को। और ध्यान में रखेंगे सर कि कैरोलस लीनियस को ही क्या बोला जाता है सर? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है।
तो आपसे ये दो पॉपुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जीवों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया, तो जॉन रे ने। आधुनिक वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है, कैरोलस लिनियस को जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि अभी जो हम लोग जीवों का 5 जगत प्रणाली पढ़ रहे हैं, या जीवों के 5 जगत प्रणाली के बारे में, 5 जगत प्रणाली के बारे में किसने बताया था, तो आप नाम लेंगे सर किसका, तो R.H. हटेकर का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे सर, R.H. हटेकर नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया कि संपूर्ण जीव को 5 जगत में डिवाइड किया। और ये 5 जगत कौन कौन सा था, तो आप कहेंगे सर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। तो जीवों को इस 5 जगत में क्लासिफाई करने वाले कौन साइंटिस्ट थे, तो R.H. हटेकर नामक वैज्ञानिक थे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस टैक्सोनॉमी शब्द से आपको इतने सारे क्वेश्चन बन पड़ते हैं। अगर आपको ये चीज़ ध्यान में है, माइंड में सेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिख करके आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नोथोलॉजी। इसका क्या संबंध होता है सर बायोलॉजी से, तो आप लोग नाम सुने होंगे, ये हाइब्रिड पौधा है तो उसका उत्पाद भी क्या होता है सर, हाइब्रिड होता है। तो प्लांट और एनिमल के हाइब्रिड के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, नोथोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आप नोथोलॉजी से क्या लिख लेंगे, प्लांट एंड एनिमल के हाइब्रिड का अध्ययन करना। अब एनिमल का भी हाइब्रिड होता है सर, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो प्लांट एंड एनिमल के हाइब्रिड को अध्ययन करना क्या कहलाता है, नोथोलॉजी कहलाता है। ठीक है सर। फिर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन शरीर रचना विज्ञान। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाटॉमी। तो ध्यान में रखेंगे कि बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें जीवों के शरीर की रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। और हम लोग पढ़ते भी हैं प्लांट एनाटॉमी, एनिमल का एनाटॉमी, तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। शरीर के जनरली संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं शरीर रचना विज्ञान में। नेक्स्ट है आपका सरोविज्ञान। तो सरो से आपको सरोवर याद रहेगा, और इसको इंग्लिश में हम लोग लिम्नोलॉजी कहते हैं, इंग्लिश में लिम्नोलॉजी कहते हैं। और हम लोग कहते हैं कि नदी, तालाब, झरना या पानी से संबंधित जो कुछ भी है उनके बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है सर। तो लिम्नोलॉजी का संबंध किससे है, तो नदी के अध्ययन से है, झरना के अध्ययन से है, या कोई तालाब है तो उसके अध्ययन से है। तो आप बस इतना याद रखेंगे कि नदी, झरना, तालाब, इन सब के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, सरोविज्ञान कहते हैं। और उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, आपसे क्या पूछा है, यूमामी क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है चिकित्सा पद्धति की एक शाखा, स्वाद का प्रकार है। ऑप्शन सी दिया हुआ है धातु का प्रकार है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है एक बैंड समूह है। आप क्या कहेंगे, तो ध्यान में रखिएगा यूमामी जो है ये क्या है सर, तो ये एक जापानी वर्ड है। ये क्या है सर, जापानी शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है, यूमामी का मतलब होता है 5 प्रकार के मूल स्वाद। इसका मतलब क्या होता है, 5 प्रकार के मूल स्वाद होते हैं, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है सर। और आप कहेंगे कि ये मूल स्वाद कौन होगा, तो भैया वही जो खट्टा, तीखा, कड़वा, नमकीन, मीठा आप कहते हो ना, 5 टाइप के जो टेस्ट है उसी को क्या बोला जाता है, यूमामी बोला जाता है। और ये है क्या, तो सर जापानी शब्द है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि यूमामी क्या है, तो आप क्या कहेंगे, चिकित्सा पद्धति की शाखा, स्वाद का प्रकार, धातु का प्रकार या एक बैंड समूह। आप कहेंगे सर स्वाद का प्रकार। मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, चिकित्सा पद्धति की एक शाखा, तो आप लोग एलोपैथी का अलग अलग हड्डी रोग विशेषज्ञ या गला रोग विशेषज्ञ मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे चिकित्सा पद्धति की बात किया जा रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि चिकित्सा करने की अलग अलग पद्धति होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं एलोपैथिक में इलाज करवाते हैं, कुछ आयुर्वेद में करवाते हैं, कोई होम्योपैथ में जा करके करवाते हैं, या फिर कोई यूनानी पद्धति से करवाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ,
एलोपैथ या फिर यूनानी, ये सब चिकित्सा की पद्धति है। और जो आप हड्डी रोग विशेषज्ञ या ENT कहते हैं, ये सब क्या है आपके एलोपैथिक के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है धातु का प्रकार। तो धातु का प्रकार क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर जो सोडियम है या फिर लोहा है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है? धातु के प्रकार है। और एक बैंड समूह तो किसी भी चीज़ का समूह हो सकता है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, क्या पूछा है आपसे कि डैश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है परजीवी, दूसरा आपका ऑप्शन है प्राणी सम, तीसरा है स्वचालित और चौथा है आपका मृत पोषित। क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर परजीवी, प्राणी समपोषी और मृत पोषी, ये तीनों तो परपोषित पोषण के उदाहरण होते हैं, जबकि स्वचालित जो है वो परपोषी पोषण के उदाहरण नहीं है। क्योंकि इस स्वचालित का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है। क्या होता है सर? ऑटोमेटिक होता है। तो ये कहीं भी पोषण से संबंधित नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? स्वचालित, ऑटोमेटिक। ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र कि जो आपका पोषण होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं सर, ये कितने प्रकार के होते हैं सर? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला को हम लोग बोलते हैं स्वपोषी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें क्या होता है सर कि जो पोषी होते हैं, जो जीव होते हैं, वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला ऑर्गेनिज्म, या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और आप कहते हैं कि सर सभी हरे पौधे किसके एग्जाम्पल हैं? तो सभी हरे पौधे जो हैं वो स्वपोषी के एग्जाम्पल हैं। ये अपना भोजन क्या करते हैं सर? खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका परपोषी। नेक्स्ट क्या है आपका? परपोषी। तो जो जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो सर? पौधा पे डिपेंड हो अपने भोजन के लिए, तो उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं, या फिर हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पोषण के लिए किस पे डिपेंड हो? पौधा पे डिपेंड हो, उसको हम लोग परपोषी या हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ये जो परपोषी होता है ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका परजीवी। पहला क्या होता है? परजीवी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं सर? पैरासाइट कहते हैं। ठीक है सर। इसमें क्या होते हैं कि जीव जो है दूसरे के शरीर पर डिपेंड रहता है अपने पोषण के लिए। और दूसरा होता है आपका प्राणी समभोजी। यहाँ पे सिर्फ प्राणी सम लिख दिया है, तो आप ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग पूरा क्या बोलते हैं? प्राणी समभोजी बोलते हैं। और इंग्लिश में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या होलोजोइक बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इस प्राणी समभोजी में, पोषण में खासियत क्या होती है कि इसमें जीव जो है वो अपने भोज्य पदार्थ को ठोस अवस्था में ही क्या करता है सर? ग्रहण करता है। तो आप कहेंगे कि ऐसा पोषण जिसमें जीव ठोस पदार्थ के रूप में अपने भोजन को ग्रहण करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला जीव कहलाता है, या प्राणी समभोजी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका मृत पोषित। नेक्स्ट में क्या चला जाता है सर? मृत पोषित, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सेप्रोफाइटिक। ध्यान में रखेंगे कि सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना पोषण सड़े गले या मृत जीव जंतु से ग्रहण करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, या उसके पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि पोषण जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। परपोषी में परजीवी, प्राणी समभोजी और मृतपोषी आ जाता है। और स्वपोषी में आपका क्या होता है? जितने भी हरे पौधे हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डैश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। तो परजीवी तो पद्धति है, प्राणी समभोजी भी पद्धति है, और मृत पोषित भी क्या है? पद्धति है। लेकिन स्वचालित, ऑटोमेटिक का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ का ऑटोमेटिक खुलना, बंद होना, या कोई भी काम जो स्वचालित रूप से हो रही है, अपने से हो रही है, उसके सेंस में हम लोग ऑटोमेटिक लेते हैं। और ऑटोमेटिक कहीं भी पोषण से संबंधित नहीं है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है निम्नलिखित में से
कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है पशुओं की मौत, कर्णनाद, उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका ओजोन क्षय, ओजोन डिप्लेशन इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? आप क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर ओजोन क्षय जो है, ओजोन डिप्लेशन जो है वो क्या है सर? ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण हम लोग किसको कहते हैं सर? तो हम लोग कहते हैं कि जब हमारे आसपास में आवश्यकता से अधिक डेसिबल में ध्वनि उत्पादित हो रहा होता है या किसी भी सोर्स से ध्वनि निकल रहा होता है, तब हम लोग उसको ध्वनि प्रदूषण के रूप में रेफर कर देते हैं। अगर आवश्यकता से ज़्यादा क्या हो कि ध्वनि प्रोड्यूस हो रही हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम और आपके लिए ही घातक नहीं होता, वो पशुओं के लिए भी घातक होता है, एनिमल के लिए भी घातक होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, तो हो सकता है कि ध्वनि प्रदूषण के चलते पशु की मौत भी हो सकती है। दूसरा है कर्णनाद, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको कान में क्या लगेगा सर कि फुस फुस सा सा मतलब सिसियाते रहेगा, इस तरह की आवाज़ आते रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्णनाद बोलते हैं। ज़्यादा अगर ध्वनि आसपास में हो रही है उसके चलते आपको इस तरह की समस्याएं झेलने पड़ सकती है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ये भी ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज़्यादा साउंड में उसका जो प्रेशर होता है ब्लड का वो क्या होता है? तेज़ हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो पशुओं की मौत, कर्णनाद और हाई ब्लड प्रेशर, ये कहीं ना कहीं ध्वनि प्रभाव का उदाहरण है। जबकि आपका जो ओजोन डिप्लेशन है, ओजोन क्षय जो है, ये ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, क्योंकि ओजोन जो क्षय हो रही है, ओजोन लेयर जो आपकी क्षय हो रही है वो किसके चलते हो रही है? तो आपके ठंडा पानी पीने के चलते है, आपके एसी में रहने के चलते। क्यों सर? क्योंकि आपके रेफ्रिजरेटर से एसी से एक गैस निकलती है जिसको हम लोग CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और यही CFC आपके समताप मंडल में, वायुमंडल के समताप मंडल में जो ओजोन लेयर उपस्थित है, ओजोन सतह उपस्थित है, वो किसके चलते सर अब क्षय हो रहा है या क्षय हो रहा है? तो रेफ्रिजरेटर या एसी से निकलने वाले CFC गैस के चलते, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इस गैस के निकलने के चलते क्या हो रहा है? आपका ओजोन लेयर क्षय हो रहा है, ओजोन आपका डिप्लेट हो रहा है। आप में से बहुत कहेंगे कि ओजोन ना डिप्लेट हो रहा है, तो हो जाने दीजिए सर, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ध्यान में रखेंगे कि आपकी सन से जो पराबैंगनी किरण आती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है, वो अगर आपके सन पे, आपके पृथ्वी पे क्या हो सर, सीधा आप पे पहुंच जाए, तो आपको क्या बीमारी हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर होगा। और इसीलिए प्रकृति में ऐसा सोच समझ के समताप मंडल में एक लेयर बनाया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन क्षय कहते हैं। ये ओजोन क्षय क्या करता है सर? जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है उसको अवशोषित कर लेता है और उसको सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देता है, और आप इस स्किन कैंसर जैसे भयानक बीमारी से बचे हुए रहते हो। तो आप ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि ओजोन लेयर ही डिप्लीट हो रहा है। तो क्या होगा? ओजोन लेयर पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से क्या करती है? आपको बचाता है। और ओजोन डिप्लेशन का मेन कारण क्या है? तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन लेयर कहाँ पे मिलता है सर? तो समताप मंडल में मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक के लिए हस्तांतरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एक बार फिर से सुन लीजिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक के लिए हस्तांतरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? अनस्थेटिक का मतलब क्या होता है? बेहोशी। क्या होता है? बेहोशी, या आप इसको कहते हैं हम लोग सर निश्चेतक के लिए जो दवा होता है, निश्चेतक जो ऑपरेशन वगैरह करा जाता है तो उसमें बेहोशी के लिए दवा दिया जाता है ना सर, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनस्थेटिक बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप दंत चिकित्सा के लिए सूनापन का भी उपयोग कर सकते हैं अनस्थेटिक के लिए।
अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दंत चिकित्सक किसका उपयोग करते हैं एनेस्थेटिक के रूप में, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, क्लोरीन का। आप सभी जानते हैं कि जो डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो छोटे स्तर पर ऑपरेशन होता है, और छोटे स्तर के ऑपरेशन के लिए हम लोग निश्चितक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, N2O का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हंसने वाला गैस भी बोलते हैं। और इसी गैस का उपयोग डेंटल चिकित्सक द्वारा एनेस्थेटिक के लिए हस्तांतरण के रूप में किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि डेंटल चिकित्सक द्वारा निश्चितक के रूप में कौन सा चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है सर, तो ये लाफिंग गैस के रूप में भी क्या होता है सर, जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ध्यान में रखेंगे सबसे ज़्यादा मात्रा में, मतलब कह सकते हो कि पर्याप्त मात्रा में आपके पृथ्वी के सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। और एक खास बात ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन का अपरूप आपसे कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो जब भी आपसे ऑक्सीजन का अपरूप पूछे तो आप क्या कहेंगे सर, O3, और O3 को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। जी हाँ सर, ओजोन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन का अपरूप है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन। मेरे मित्र, आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है हमारे पर्यावरण में। पहला तो ये प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और दूसरा चीज़ कि आपके वायुमंडलीय ताप को, या आप कह सकते हो कि आपका जो पर्यावरणीय ताप है उसको संतुलित करने में नाइट्रोजन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। क्लोरीन के बारे में आप सभी जान रहे हैं कि क्लोरीन आपका क्या है, धातु है या अधातु, आप कहेंगे सर अधातु है, ठीक है। और इसकी जो गंध होती है वो बहुत ही तीक्ष्ण होती है और तेज़ होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है खनन कार्य, दूसरा है अम्लीय वर्षा, तीसरा है कृषि गतिविधियां, और चौथा है जीवाश्म ईंधन का जलना। आपसे पूछा ये जा रहा है कि इन सब में से कौन सा एयर पॉल्यूशन का कारण नहीं है। वायु प्रदूषण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, तो एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एयर पॉल्यूशन का इनमें से कौन सा कारण नहीं है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि सर अम्लीय वर्षा जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्यों, क्योंकि अम्लीय वर्षा जो होती है वो वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्लीय वर्षा किसके चलते होती है सर, वायु प्रदूषण के कारण होती है। वायु प्रदूषण के कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। आप कहेंगे सर नहीं समझे इस बात को, तो मेरे मित्र आप अम्लीय वर्षा के बारे में क्या कहते हो कि सर जब हमारे वायु में SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब पदार्थ, ये सारे पदार्थ जब हमारे वायु में मिल जाते हैं, कंटामिनेट हो जाते हैं, तो वायु क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और ये सारे पदार्थ क्या होते हैं सर, अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। और यही अम्ल जब बारिश के रूप में हमारे पृथ्वी पर गिरता है तो हम लोग कहते हैं सर अम्ल वर्षा हो रही है या अम्लीय वर्षा हो रही है। क्या कहते हैं हम लोग, अम्लीय वर्षा हो रही है। मतलब आप कह सकते हो कि सर अम्लीय वर्षा का जो मेन कारण है वो क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है। हम लोग कहते हैं वाहन के धुआं वगैरह से जो गैसेज निकलती है वो कहाँ पे चली जाती है, आपके एयर में चली जाती है। तो सर एयर में जाने के बाद ये सारे क्या होते हैं, ऊपर में जाकर के अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये अम्ल आपका जो है वो बारिश के रूप में नीचे गिरता है, तो आप कहते हो सर अम्लीय वर्षा हो रही है। अच्छा, ये सारी चीज़ जो आपके एयर में मिल रहे हैं, इससे आपका एयर क्या हो रहा है, तो प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है। तो वायु प्रदूषित होने के चलते आपका अम्लीय वर्षा होता है। वायु के प्रदूषित होने के चलते क्या होता है सर, अम्लीय वर्षा होता है, न कि अम्लीय वर्षा के चलते आपका वायु प्रदूषित होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे खनन कार्य का क्या मतलब हुआ, तो आप खुद सोचिए ना, कहीं पे आप अगर खनन का कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से जो डस्ट वगैरह उड़ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, आप उसको पकड़ के बांध के रख रहे हो, नहीं ना रख रहे हो, वो आपके एयर में जा रहा है। मतलब खनन कार्य से तो एयर प्रदूषित हो ही रहा है।
कृषि गतिविधियां, खेत जोतोगे तो उससे मिट्टी जो गर्दा आपका डस्ट निकलता है वो कहाँ चला जाता है, आपके एयर में चला जाता है। तो एयर तो वहाँ भी प्रदूषित हो रही है, कृषि गतिविधि से भी आपका प्रदूषित हो रही है। आप कहते हो जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे, भैया कोयला को जलाओगे तो उससे गैस ना निकलता है, ऑब्वियसली निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही जहरीला होता है, दम घुटन वाला गैस होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि खनन कार्य, कृषि गतिविधि और जीवाश्म ईंधन का जलना, ये तीनों क्या है, वायु प्रदूषण का कारण है। क्या है सर, वायु प्रदूषण का कारण है। जबकि अम्लीय वर्षा जो है, एसिड रेन जो है, वो क्या है, वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38, आपसे क्या पूछा है कि सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है। तो ध्यान में रखेंगे कि लुकोसिन आपका एक ऐसा हर्बल दवा है जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है सर, सफ़ेद दाग का इलाज किया जा सकता है। अच्छा, कभी आपसे ये पूछ दे कि इस लुकोसिन दवा का निर्माण किसने किया, तो आप कहेंगे सर DRDO ने किया। ठीक है सर, वही DRDO जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड, देखिए यहाँ पे रिसर्च गलती लिखा गया, अब सही हो गया। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लुकेसिन नामक हर्बल दवा को खोजा है जिससे क्या किया जा सकता है सर, सफ़ेद दाग का इलाज किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि DRDO की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे सर 1958 में इसकी स्थापना हुई। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग सर, तो हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। क्या बोलते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 39, आपसे क्या पूछा है, मानव शरीर की पल्स दर जांच क्यों की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की पल्स दर जांच क्यों की जाती है। ऑप्शन है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए। ऑप्शन डी है फेफड़ों की स्थिति को जांचने के लिए। क्या होगा आंसर, तो आप सभी कहेंगे सर दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए। हम लोग का जो पल्स रेट जांचा जाता है वो किसके लिए जांचा जाता है, तो हार्ट बीट ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपका हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको टेस्ट करने के लिए, इसको जांचने के लिए क्या किया जाता है, पल्स रेट की जांच करा जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि पल्स रेट का सीधा कनेक्शन होता है किससे सर, तो आपके हार्ट से। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर की पल्स दर जांची क्यों जाती है, तो दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए क्या किया जाता है, मानव शरीर की पल्स दर जांची जाती है या पल्स रेट जांची जाती है। ध्यान में रखेंगे कि एक वयस्क मानव की जो पल्स रेट होती है वो कितनी होती है, तो 70 से 80 बार पर मिनट होता है सर, या 70 से 80 बार प्रति मिनट आप कह सकते हैं। क्या कि एक वयस्क मानव की जो पल्स रेट होती है या एक वयस्क मनुष्य की जो पल्स रेट होती है वो कितनी होती है, 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। अच्छा, ध्यान में रखेंगे कि आप इस पल्स रेट को कहाँ पे देख सकते हैं, तो ECG जब आप करेंगे तो देख सकते हैं इस पल्स रेट को, ECG। अच्छा, इसको ECG को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये कहेंगे आप। तो पल्स रेट को आप कहाँ देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के दौरान आप देख सकते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर दर जांच क्यों की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए। और ध्यान में रखेंगे कि आपका यहाँ पे जो रक्त की मात्रा जांचने के लिए है, तो रक्त की मात्रा का जांच नहीं करते हम लोग क्या कहते हैं सर कि रक्त की दाब को हम लोग किससे मापते हैं, रक्त की दाब को, ब्लड की प्रेशर को हम लोग किससे मापते हैं, तो आप कहेंगे सर एस्फेग्नोमैनोमीटर। इससे हम लोग क्या करते हैं,
रक्त की दाब को मापते हैं, या इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त दाब मापी यंत्र कहते हैं, रक्त दाब मापी यंत्र कहते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से रक्त की दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे रक्त दाब मापी का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, आपसे क्या पूछा है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि बोले तो एक ग्लैंड नहीं है, एक ग्लैंड नहीं है। आपका ऑप्शन है अधिवृक्क, जिगर, पीयूष और पित्ताशय। क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, आप कहेंगे सर अधिवृक्क को तो हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, तो ग्लैंड जब इसको बोल ही रहे हैं तो ये तो है ही सर ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि हम लोग बोलते हैं। जिगर, सर लीवर जो है ये भी कुछ केमिकल को रिलीज करती है, तो सर लीवर को भी हम लोग किसके श्रेणी में रखते हैं, ग्लैंड के श्रेणी में रखते हैं, ग्रंथि के श्रेणी में रखते हैं। किसके श्रेणी में रखते हैं? ग्रंथि के श्रेणी में रखते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका पीयूष, तो आप सबों को पता है कि पीयूष को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, और यही जो आपका पीयूष है ये किस नाम से जाना जाता है सर, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप सभी जानते हैं। जबकि आपका जो पित्ताशय है, गोल ब्लैडर इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? गोल ब्लैडर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है सर, पित्त रस स्टोर होता है। गोल ब्लैडर में क्या होता है, पित्त रस स्टोर होता है। तो आपका जो पित्ताशय है ये सर ग्लैंड नहीं है, ग्रंथि नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एक ग्रंथि नहीं है, तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय जो है वो एक ग्रंथि नहीं है। पित्ताशय में क्या होता है सर, तो बाइल जूस स्टोर होता है, जिसको हम लोग पित्त रस बोलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।